नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। इन दिनों संविधान को लेकर खासी राजनीति हो रही है और एक बड़ा अच्छा आलेख दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में 29 जून को श्री अनंत विजय जी ने लिखा है। अनंत जी साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं, एसोसिएट एडिटर भी हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के, और आज हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अरुण जी। तो जो आलेख आनंद जी ने लिखा है कि सनातन को लेकर जो है वो किस प्रकार से, सनातन के प्रतीकों को लेकर किस प्रकार से राजनीति हो रही है, तो उसी पर हम आज एक चर्चा करेंगे। आनंद जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या राजनीति हो क्या रही है। आपने आलेख लिखा, मैंने तो पढ़ा ही है, पर हमारे दर्शकों के लिए अगर मैं बता सकूं तो। अरुण जी, ये देखिए, संविधान को लहराने की राजनीति पूरे देश ने देखा। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से संविधान को के बदलने की बात का नैरेटिव देश में शुरू हुआ और उसको 400 बीजेपी के नारे 400 पार से जोड़कर देखा गया, और मुझे लगता है कि उसने ये स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी को लेकर एक भ्रम की स्थिति खास तौर पर समाज के उन तबकों में, उन समुदायों में गया। जाति शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर नहीं करता हूं, क्योंकि वो समुदाय हैं। मेरा मानना है कि वो समूह हैं। वो किसी खास वर्ग के एक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समूह है। तो एक जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है और जो समाज के निचले पायदान पर लोग हैं, उन तक ये संदेश गया कि ये संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त कर देंगे। संविधान बदलने से किसी को, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संविधान में संशोधन और बदलने की बातें ये जेएनयू के सेमिनार हॉल में बहुत लंबे अरसे से होती रही, और सेमिनार हॉल तक ही इसका असर होता अगर सिर्फ संविधान बदलने की बात होती। लेकिन संविधान बदलकर उससे आरक्षण समाप्त करने का नैरेटिव, जो भ्रामक नैरेटिव बनाया गया विपक्ष के द्वारा, और उसने बड़ा विपक्ष को फायदा मिला उससे। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में फायदा मिला, क्योंकि बिहार में इनके पास दो दलित चेहरे थे। रामविलास पासवान जी की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके पुत्र चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन दोनों ने बड़ी मजबूती के साथ कहा कि हमारे रहते हुए संविधान नहीं बदला जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बार बार ये कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा दलित चेहरा इनके पास नहीं था जो बार बार ये कह सके और अपने समुदाय को ये विश्वास दिला सके कि आरक्षण नहीं बदला जाएगा। तो ये बात सबको पता है और ये विश्लेषण कई बार हो चुका है। मैंने बस पृष्ठभूमि के लिए इसकी चर्चा की। अब विपक्ष को क्या लगा कि संविधान बदलने का नैरेटिव देश में चलाया जाए, और श्रीमान राहुल गांधी जी, और सबके संविधान का कलर अलग अलग है अरुण जी, अगर आप देखें, रंग भी अलग है, आकार प्रकार भी अलग है। कोई नीले रंग का संविधान, कोई बाबा साहब की तस्वीर वाला संविधान, लेकिन राहुल गांधी एक निरंतरता के साथ एक लाल संविधान दिखा रहे हैं। और आप तो बहुत पढ़ते हैं, अगर आप इसको याद करिए तो अखबारों में शब्द की थोड़ी सीमा होती, इस कारण से उसका उल्लेख नहीं हो पाया। कहीं भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं करूंगा उसका उल्लेख। ये माओ ने जब कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था, तो वो भी इसी प्रकार की एक लाल किताब हाथ में लेके बातें करते थे। और वो बातें किस लिए करती थी? अगर आप कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो एक पुस्तक है, चाइना, एक चाइनीज ने लिखी है, नाम मैं भूल रहा हूं, अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा है कि जो समाज में अराजकता थी या जो विचारधारा की अराजकता थी, उसको छुपाने के लिए माओ ने उस लाल किताब का सहारा लिया था। अब उसका पैरेलल अगर हम भारतीय राजनीति में देखते हैं अरुण जी, तो यहां वही दिखाई देता है, सेम आकार का वही लाल किताब, और सेम आकार की जो बांटने की प्रवृत्तियां हैं समाज को, उसको ढकने के लिए उस संविधान की आड़ ली जा रही है। और इसका पैरेलल हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में माओ का दिखाई देता है, जहां वो देश को, समाज को बांटने की उनकी जो साजिश थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और तमाम तरह के जो उनकी थी, उसको छुपाने के लिए वो लाल किताब लहराते थे। तो इस पर अगर बहुत सूक्ष्मता से हमें विचार करना होगा कि किन चीजों को बांटने की कोशिश हो रही है उस संविधान की आड़ में। और ये माओइस्ट प्रोपेगेंडा है एक प्रकार का, जिसको संविधान लहराकर देश में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच मैं थोड़ा लंबा बोलूं, इसी बीच जी जी, देश में बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच समाजवादी पार्टी के एक सांसद
आर के चौधरी एक दिन मेरे साथ एक डिबेट में थे, एक न्यूज चैनल पर। वहां उन्होंने कहा सेंगोल की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हटाकर संविधान को लगा दीजिए इन्होंने। और जो जैसा कि मैंने आज लिखा भी है अपने आप लेख थोड़ा में, सिंबल के बारे में भी बता दीजिए उनको दर्शकों को। जी से वो कह रहे हैं कि सेंगोल राजा महाराजाओं के टाइम का है। ये सेंगोल तमिल भाषा का एक शब्द है। और जब संत, और उसमें सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात जो उन्होंने कही है कि पुरोहितों ने इसको तैयार किया था, जबकि ये नितांत भ्रामक और गलत जानकारी है। उसको अधीनम ने तैयार किया था, जो समाज के पिछड़े तबके का एक ऐसा समूह है तमिलनाडु का, जिनकी आस्था सनातन और शिव में है। तो पुरोहितों वाली बात तो उनकी एक सिरे से उसको खारिज कर देना चाहिए, और वो न तथ्यपरक है और न सही है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इसको इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था, वहीं रहने देना चाहिए था, इसको यहाँ प्रतिस्थापित करने की क्या जरूरत थी। हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते हैं अपने उसी बयान में कि सत्ता हस्तांतरण का प्रयास, मतलब सत्ता हस्तांतरण इसी जो धर्म दंड है, जिसको सेंगोल कहते हैं तमिल में, उसके आधार पर हुआ था। आगे वो कहते हैं कि उसको हटाकर संविधान को, वहां अंग्रेजों ने सेंगोल जब को हटा। जी अंग्रेजों ने जब सत्ता हस्तांतरण किया था भारत को, जी तो जी, उस समय स्वाधीनता के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को सत्ता सौंपी थी, तो सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में नेहरू को दिया गया था। तो एक आप याद करिए, जब पिछले वर्ष इसकी स्थापना हो रही थी, लोग कह रहे थे कि यही नैरेटिव भ्रामक है। अब वही विपक्ष उस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, नेहरू ने सत्ता हस्तांतरण के समय माउंटबेटन से ये धर्मदंड स्वीकार किया था, जिसको तमिल में सेंगोल कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि उस सेंगोल को संसद से हटाकर वहां संविधान की एक प्रति रख देनी चाहिए। चलिए ठीक है, सेंगोल को हटाने के पीछे उनका ये कहना था परोक्ष रूप से कि देश लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान से चलता है। अब मैं आता हूं अरुण जी, कि अगर संविधान को वहां रखा जाए तो क्या अगले भाग में ये मांग आएगी क्या कि संविधान के तीसरे भाग में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का चित्र है, जो उनके अयोध्या लौटने के समय बनाया गया था, लौटने का चित्र है, उसको नंदलाल बोस ने बनाया था। और संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर के ड्राफ्ट के अप्रूव होने के बाद उसकी साज सज्जा के लेकर बहुत लंबा एक बहस सदस्यों के बीच में हुई थी। वहां कहा गया था, सबने तैयार किया कि नंदलाल बोस को इसको दे दीजिए। संविधान के तीसरे भाग में, जो संविधान का तीसरा भाग है, वो उसमें ये है, दूसरे भाग में जहां तक मुझे, और इसमें जो संविधान का तीसरा भाग में राम, सीता और लक्ष्मण क्यों है, इस पर भी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों वाला खंड है। तो प्रभु श्री राम के जो राज्य व्यवस्था थी, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उससे प्रेरित होकर जो नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, इसलिए प्रतीक के तौर पर वहां प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र अंकित किए गए। वो खंड शुरू होता है। दूसरे खंड में देखिए अरुण जी, जो लोग सनातन की बात करते हैं और सनातन प्रतीकों से उनको चिढ़ है, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का दूसरा खंड जो है, वो वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से आरंभ होता है। अब अगर आप सेंगोल को एक पुरोहितों का बनाया हुआ धर्म से जोड़कर देखते हैं और उसको हटाने की बात करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि संविधान के इन पन्नों को भी फाड़ दिया जाए? मेरा प्रश्न यही है। जो लोग सेंगोल को हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने अपना प्रश्न यही उठाया है। और तीसरा, अगर आप पहले भागखंड में देखेंगे तो एक, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मोहनजोदाड़ो का जो एक बैजू या कुछ जैबू 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 जो नंदी के आकार का दिखता है, उसका चित्र अंकित है प्रथम भाग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान, अच्छा, उसके बाद पूरी देश भर में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, ये तो धर्मस्ततो जय, सुप्रीम कोर्ट का है कि जहां धर्म है वहीं जय है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और ये सारी चीजों को क्या हटाने की मांग होगी एक एक करके, जिसको संविधान सभा ने, तमाम विद्वानों ने, और खास तौर से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों की बात करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने की राजनीति करते हैं। अरुण जी, ये बताइए कि क्या वो संविधान के इन पन्नों को फाड़कर फेंक देंगे? क्योंकि इसमें तो प्रभु श्री राम है, नंदी है, और इसमें वो
जो वैदिक गुरुकुल का चित्र है, तो क्या इनको हटा देंगे? ये दरअसल वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में अवैध तरीके से पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। मेरा तो ये मानना है कि पंथ निरपेक्ष लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जो धर्म है, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे आप सनातन, तो धर्म नहीं है, वो तो सनातन काल से चला आ रहा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसको हम धर्म मान लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज, और सनातन इतना, अब इतना छोटा शब्द नहीं है कि उसको आप व्याख्यायित कर लें, वो बहुत विराट शब्द है। उसमें पृथ्वी भी है, उसमें पशु पक्षी भी हैं। अब क्या कारण था कि संविधान निर्माताओं ने जैबू को वहां रखा? मोहनजोदारो का जो प्रतीक चिन्ह था, नंदी बैल, उसको आप पशु के तौर पर देख लीजिए। एक तरफ प्रभु श्री राम, दूसरी तरफ जैबू, और तीसरी तरफ वैदिक गुरुकुल, जहां प्रकृति पूरे, मतलब अपने पूरे क्या कहते हैं, भाव के साथ उपस्थित है, पेड़ पौधे ये सब चिड़िया। तो यहाँ ये सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इनको इनको सनातन की विराटता का अंदाज नहीं है। और आप बताओ, 1975 के पहले सनातन को लेकर इतनी बहस हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी ना। जब आप सनातन को पंथ निरपेक्ष में समेटने का प्रयास करेंगे, तो उसके बाद प्रस्तावना में अवैध तरीके से जोड़े गए इस शब्द ने सनातनियों के बीच एक एक संदेह का बीज बोया। आपने पंथ में बांट दिया कह के। क्या हमारे संविधान निर्माता मूर्ख थे? उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कह देते कि ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है? नेहरू जी तो तब भी मौजूद थे, जो पूरे तौर पर 1929 की रूस यात्रा के बाद साम्यवाद को स्वभाव में अंगीकार कर चुके थे। तो ये सब राजनीति है, और ये राजनीति इतने निचले स्तर पर चली गई है। और मुझे लगता है कि ये एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा, माओ के उस कल्चरल रिवॉल्यूशन की अराजकता को छिपाने का वो जो प्रतीक था लाल किताब, उसी तरह से श्रीमान राहुल गांधी जी वो लाल किताब लहराते हैं। और दूसरी तरफ उससे आगे बढ़कर ये लोग संविधान की आड़ में एक अपनी ऐसी राजनीति चला रहे हैं जिसमें देश को बांटने की साजिश हो रही है। वो उनको समुदायों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है। आप तो इंटरनेट मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। किस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ, किस प्रकार से ठाकुरों के खिलाफ, किस प्रकार से प्रतिपक्ष में दलितों के खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ये कम्युनिज्म की जो थ्योरी है कि अपनी अराजकता करो, राज करो, और जब संकट में पड़ो तो लाल किताब दिखा के अपने सैद्धांतिकी की आड़ में अपने आप को बचाओ। तो मुझे लगता है कि आज के मेरे लेख का इतना ही सार है। एक अंतिम बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो क्या आपको लगता है कि जो माओइस्ट्स हैं, जो माओवादी हैं, या जिनको लोग नक्सलवादी के नाम से भी जानते हैं, जो जिसको हम रेडिकल लेफ्ट भी कहते हैं, उसने दुनिया भर के अंदर एक बड़े सिस्टमिक तरीके से रशिया के जो है वो पतन के बाद, यूएसएसआर के पतन के बाद उसने हाईजैक किए हैं राजनीतिक दल। और यहाँ पर भी जब जो है लेफ्ट का जब ग्राउंड से जो इम्पैक्ट खत्म हो गया, और हम जानते हैं कि कांग्रेस में अभी जो एडवाइजर्स हैं या जो कांग्रेस को पीछे से वैचारिक रूप से ड्राइव कर रहे हैं, वो सारे रेडिकल लेफ्ट स्टूडेंट आउटफिट्स के जो है वो सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। और लेफ्ट के जो रेडिकल लीडर्स हैं वो खास एडवाइजर्स में से हैं। और फिर कुछ लोग विश्लेषकों की आड़ में विश्लेषकों का लबादा पहने हुए भी घूमने। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सिस्टमिक तरीके से जो माओइस्ट्स हैं, उन्होंने जो प्रतिपक्ष, जो विपक्षी जो दल है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा, खासकर कांग्रेस को हाईजैक कर लिया? इसमें इसमें कहीं ये तो आईने की तरह साफ है अरुण जी। अगर आप देखें, जो अड्डा इंटेलेक्चुअलिज्म होता था लेफ्ट का, मैं जानबूझ के अड्डा इंटेलेक्चुअलिज्म कहता हूं उसको, कि अड्डे पर बैठ के कुछ यहां का उठा लिया, कुछ वहां का उठा लिया, और अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए। तो जो अड्डा इंटेलेक्चुअलिज्म था लेफ्ट का, वो अब आपको कांग्रेस में दिखाई देगा। और जितने लेफ्ट के हारे हुए, मुरझाए हुए, जिस प्रकार के छोटे बड़े मंझोले जो ये अड्डा इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी अब कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं। वो भी राहुल गांधी की लगातार 3 हार को अपने नैरेटिव से ऐसा बता रहे हैं, लग रहा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो जो हाईजैक करने की बात है, और ये हाईजैकिंग एक बड़े बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। मैंने पिछले हफ्ते ये लिखा था
कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में जब नारा दिया था, अब की बार ट्रंप की सरकार, उस समय से नरेंद्र मोदी पर अमेरिका की खास तौर पर निगाहें चली गई थी। वो एक अलग विषय, उसको छोड़ते हैं हम। लेकिन जिस प्रकार से विदेशों से जो लेफ्ट है, और लेफ्ट का गठजोड़ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि किन संगठनों से है, वो मैं फूड फॉर थॉट आपके दर्शकों के लिए छोड़ता हूं। तो न सिर्फ हाईजैक किया है, बल्कि उनके शीर्ष नेतृत्व के माइंड को भी, उनके इंटेलेक्चुअलिज्म को भी इस प्रकार से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि उनको अब तो वो और एग्रेसिव होंगे अरुण जी, क्योंकि उन्होंने माओइज्म का लाल किताब, अराजकता छुपाने की आड़ में जो लाल किताब, उसको जो सफलता, आंशिक सफलता अभी के चुनाव में मिली है, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में ये थोड़ा और आक्रामकता के साथ वो लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस आंशिक सफलता से उत्साह बढ़ा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि लेफ्ट इसी एक स्वप्न में जीते हैं, स्वप्न जीवी हैं कि समाज को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे। स्वप्न में उनका जो स्वप्नों की राजनीति है, उसके चक्रव्यूह में उन्होंने कांग्रेस को फंसा लिया है इस वक्त। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। एक चीज और मैं चलते चलते दर्शकों से कहूंगा, हम इस पे भी आनंद जी के साथ चर्चा करेंगे, और मेरा आनंद जी से आग्रह है कि इसके ऊपर भी आलेख लिखें, क्योंकि ये जो हाईजैकिंग वाला है ये लार्जर इशू है। ये जो बाकी जी सारी चीजें हैं ये उसका मैनिफेस्टेशन है, ये सिम्टम्स हैं उस बड़ी बीमारी के जो इस तंत्र, हमारे पूरे राजनीतिक तंत्र को पकड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है अभी, भारतीय जनता पार्टी, जी। और जो, तो वो भी, उसके अंदर भी एक बड़ा हाईजैकिंग का प्रयास जो है वो पिछले काफी समय से चल रहा है। हमने कुछ साहित्यिक क्षेत्र के अंदर जो है कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं, कुछ हाल में पुरस्कार अनाउंस हुए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हुई। तो जैसे आनंद जी ने कहा कि हम दर्शकों से अपना फीडबैक भी लेना चाहेंगे, कि आप अगर इस विषय में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस विषय पर भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कबूतर बिल्ली के सामने आंख बंद करके बैठा है और सोच रहे कि बिल्ली उसे नहीं नहीं, खाएगी। बिल्कुल नहीं, है बिल्कुल ना? नहीं। तो अच्छा, वो जो लेफ्ट का एक डिजाइन होता है ना, वो चौतरफा, मैं उनको बोलता हूँ वो रक्त बीज हैं, वो फिनिक्स पक्षी है। अगर आप पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी लेना चाहिए, कोई ये ना समझे कि लेफ्ट समाप्त हो गया है भारत में। लेफ्ट ने अपना बाना बदल लिया है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी जब आप चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तार से अरुण जी आपके साथ चर्चा करेंगे, आनंद आता है। जी, और आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला, और हम उनसे जो है आगे भी जो उनके आलेख होंगे उस पर चर्चा करेंगे। और हम एक ये नई परंपरा भी आनंद जी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले मीडिया में कोई अच्छा आर्टिकल लिखता था तो उसका कुछ फॉलो अप होता था उस थॉट प्रोसेस का। आजकल थोड़ा सा मीडिया की भी वस्तु स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें फॉलो अप नहीं होता। तो अच्छे आलेखों को लेना, उन आलेखों में, और जैसा आपने कहा कि स्पेस का एक कंस्ट्रेंट होता है, जो है अखबार में भी इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक लिखने का कंस्ट्रेंट होता है कि आप कितना बड़ा हाँ हाँ हाँ। लिखेंगे, है ना? तो उन अब आलेखों, आज देखिए, आप मेरा ही लेख आधे पेज का छपा है, जी और जी, वो 1150-1200 शब्दों में समाप्त हो जाता है। हाँ। तो इसलिए अच्छे आलेखों को लेना, उस आलेखों पे चर्चा करना, तो ताकि जो है वो थोड़ी सी एक जो है वो स्वस्थ बहस चल सके, और अगर किसी ने एक अच्छा आलेख, एक अच्छा विचार दिया है, तो उसको लेकर और भी लोगों तक वो विचार पहुंच सके। और तो अनंत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है कि चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।